हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जब भी मैकेनिक्स में, ये सारी चीज़ें मैकेनिक्स का ही हिस्सा है ना, एक क्लासिकल मैकेनिक्स का हिस्सा है। तो जब भी मैकेनिक्स में हमें एनर्जी कंजर्वेशन से डील करना होगा तो याद रखें कि हमें वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को टाइम के साथ कॉन्स्टेंट दिखाना होता है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है हम पहले पढ़ चुके हैं। दो चीज़ों से मिलकर मैकेनिकल एनर्जी बनी होती है। एक ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम किसका नाम देते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आने पे जो एनर्जी आती है उसे किसका नाम देते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि एक मैकेनिकल एनर्जी जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। तो यहाँ पे जब एनर्जी कंजर्वेशन दिखाएंगे यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो हमें यही चीज़ दो केस लेके चलने पड़ेंगे। एक बार काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे और एक बार पोटेंशियल एनर्जी। हमें ये दिखाना पड़ेगा कि टाइम के साथ इन दोनों का जो सम रहता है यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो कैसी रहती है? कंजर्व्ड, यानी कि कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? ये कहता है कि एनर्जी ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है? कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हार्मोनिक मोशन हो रही हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे कि अगर एक स्प्रिंग के साथ मैं एक साइड में मास अटैच करवा दूं, ठीक है, तो वो स्प्रिंग को अगर खींच के छोड़ते हैं तो स्प्रिंग ऐसे मूव करता है ना। उसके अंदर एसएचएम हो रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये जो स्प्रिंग का सिस्टम है जो कि एसएचएम कर रहा है, हम इसे क्या बुला सकते हैं? हार्मोनिक ऑसिलेटर का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन की डेफिनेशन ये कहती है, या मैं कहूं टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो ये कहना पड़ता है कि एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर इज पार्टली काइनेटिक एंड पार्टली पोटेंशियल। लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो टोटल एनर्जी होती है उसका कुछ हिस्सा जो है काइनेटिक एनर्जी होता है और कुछ हिस्सा क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। अब कुछ हिस्से का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आधी काइनेटिक होगी या आधी पोटेंशियल होगी। एक टाइम पे एक ज्यादा हो सकता है, दूसरी कम हो सकती है। कुछ टाइम बाद वो पहले वाली कम हो सकती है और दूसरी वाली ज्यादा हो सकती है। आइए बात समझ में। अब ये चीजें कैसे होंगी, ये हम जैसे जैसे एनर्जी को डेफिनेशन या डेरिवेशन को क्लियर करते हुए चलेंगे तब आपको ये चीजें समझ में आती चलेंगी। हमें मतलब है कि टोटल एनर्जी जो है काइनेटिक एंड पोटेंशियल, उसका सम हमें टाइम के साथ कंजर्व्ड दिखा के चलना है। ठीक है, ये होता है एनर्जी कंजर्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है, क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाफ mv²। मास हमें किसी भी स्प्रिंग के साथ, अगर मैं स्प्रिंग का केस ले रहा हूं तो स्प्रिंग के साथ जो मास अटैच किया हुआ है उसकी वैल्यू पता है। अगर किसी तरह हम वेलोसिटी की इक्वेशन और निकाल लें तो हम सिंपली काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। अब एक लेक्चर पहले याद करो, हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए वैल्यूज फाइंड आउट करी थी। इक्वेशन जानी थी ना, x इज इक्वल टू दिस, v इज इक्वल टू दिस एंड a इज इक्वल टू दिस। वहां से जो वेलोसिटी की इक्वेशन आई थी, अगर उस इक्वेशन को हम हाफ mv² में पुट कर देंगे तो सिंपली हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अगर आपको नहीं ध्यान है तो मैंने फिर से यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है। देखो किसी भी टाइम t पे, कोई भी टाइम t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, किसी भी टाइम t पे हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे बताते हैं? 3 से 4 बार मैं आपको याद करवा चुका हूं। x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस में फाई नोट। a क्या होता है? कैपिटल A, एम्पलीट्यूड यानी कि डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू। कोस एक फंक्शन है, ओमेगा टी प्लस फाई नोट टोटल फेज होता है। फाई नोट क्या होता है? इनिशियल फेज। सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही कितने एंगल पे रखी हुई है ना। तो हम डिस्प्लेसमेंट को किससे लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाई नोट। ठीक है भाई। अब वेलोसिटी के बारे में हम ये चीज जानते हैं, वेलोसिटी होता है dx अपॉन dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। d बाई डी टी किस चीज को दिखाता है? चेंज को। चेंज किस में? x में, यानी कि पोजीशन में। किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में, यानी कि टाइम के साथ पोजीशन में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है भाई। dx बाई डी टी यानी कि d बाई डी टी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किस चीज का? x का। x की वैल्यू क्या है? a cos ओमेगा t प्लस फाई नोट। डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, एम्पलीट्यूड की तो एक ही वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक ही मिलेगा, यानी कि वो कांस्टेंट टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। अगर चेंज नहीं होता है तो इसको कांस्टेंट है तो बाहर रख लेंगे। डिफरेंशिएशन किसका करना है? कोस का। कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो हम लिख दिया माइनस इंटू साइन थीटा। ये कंप्लीट है ओमेगा टी प्लस फाई नोट, तो पूरा का पूरा लिख दिया।
अब अगर थीटा टी पे डिपेंड नहीं करता तो हम यू का ही छोड़ देते, लेकिन टी पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि ओमेगा के साथ टी मल्टीप्लाई है। अगर डिपेंड करता है तो हम इसका भी डिफरेंशिएशन करवा देंगे। ओमेगा टी का टी डी बाई डी टी करेंगे तो क्या आ जाएगा? खाली ओमेगा आ जाएगा। और फाई नॉट एक इनिशियल फेज है जिसकी की वैल्यू फिक्स होती है, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 0। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? v इज इक्वल टू माइनस साइन ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी निकाल लिया था वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक है भाई। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं v की जगह ये वैल्यू पुट कर दूं तो सिंपली हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ना। तो काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। अगर v में v की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर है, यानी कि इस इक्वेशन का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। इस इक्वेशन का हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? हाफ एम माइनस स्क्वायर होने के बाद प्लस हो जाएगा, तो माइनस साइन हटा दिया। ए का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये बात जानते हो आप, थीटा का स्क्वायर थोड़ी ना होता है, फंक्शन का स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है? पूरा कंप्लीट है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। आ रही है बात इतनी समझ में? अब देखो आगे क्या किया है, सिंपली हमने इसको थोड़ा सा आगे करके लिख दिया। और ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या मैं उसको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? मैथ्स में आपने ये चीज पढ़ी होगी ना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हमने सिंपली क्या किया है, साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ये थीटा। थीटा यहाँ पे ये कंप्लीट एंगल है तो कंप्लीट लेके चलेंगे। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर को यहाँ पे दोनों से अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। क्या आ जाएगा अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो? ए स्क्वायर इंटू 1, तो ये ए स्क्वायर, और यहाँ पे इससे कंप्लीट से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये चीज निकालना क्यों चाह रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास यहीं से आ गई थी, फिर आगे करने की क्या जरूरत है? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो अपना आंसर चाहिए वो ये टी में ना चाह करके, टी पे डिपेंड ना करके, हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स और कैपिटल ए के टर्म में चाहिए। ठीक है। उससे क्या फायदा होगा ये आगे देखते चलो। हाफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस। अब ये चीज देखो, क्या मैं इस चीज को ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का कंप्लीट का स्क्वायर लिख सकता हूं? ये चीज किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल। तो ये चीज किसके आ गई? एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गई। तो ये लिख दिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जानते हो ना कहां से आई? ये देखो ये लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। इसका स्क्वायर कर दिया तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है भाई। अब ये देखो, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा के बाई एम की जो वैल्यू थी उसको हम किसके इक्वल पुट किया था। ये चीज आपको कुछ ध्यान हो तो हमने एक लेक्चर पहले ही की है कि ओमेगा स्क्वायर को हम के बाई एम के इक्वल पुट करते हैं, है कि नहीं। तो यहां से m इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवा दूं, m इंटू ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? k के इक्वल। अब यहाँ पे देखो क्या इसका यूज हो सकता है? m ओमेगा स्क्वायर। देखो ये रहा m ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं? सीधा k लिख दिया मैंने। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख देंगे कि बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम। एंगल ऑफ वेलोसिटी किसके होती है? अंडर रूट के अपॉन एम के। ठीक है। ये हमने एक लेक्चर पहले ही अज्यूम किया था, याद है ना। तो ये फाइनल रिजल्ट किसका आ गया आपके पास? काइनेटिक एनर्जी के लिए। अब नेक्स्ट लेके चलेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब पोटेंशियल एनर्जी वाले हिस्से को समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में कब आती है? जब उसकी पोजीशन में चेंज आता है ना। अगर पोजीशन में चेंज आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है। तो कैसे, क्या लिखा हुआ है? वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज जनरेटेड इन अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन। ठीक है। अगर ये मार्कर को मैं उठा के इतनी हाइट पे लेके गया हूं, यानी कि मैंने कुछ काम किया नहीं, मेरी कुछ एनर्जी वेस्ट हुई ना इसको यहां से यहां तक लाने में। मेरी जो एनर्जी वेस्ट हुई है वो कहाँ गई? एनर्जी कंजर्वेशन ये कहता है एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर मेरी कुछ एनर्जी वेस्ट हुई है, इसका मतलब क्या है? मैंने अपनी एनर्जी इस मार्कर को दी है। इस मार्कर की कौन सी एनर्जी बढ़ाने में वो एनर्जी काम आई है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में। ठीक है भाई। ऐसे ही अगर मैं स्प्रिंग की बात करूं, स्प्रिंग की
पोटेंशियल एनर्जी कब चेंज होती है? उसकी पोजीशन चेंज होने से। अगर ये स्प्रिंग मीन पोजीशन पे रखा हुआ है यहाँ पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 है मीन पोजीशन पे। अगर इसको खींच के मैं ऐसे खींचता खींचता यहाँ तक लेके आया हूँ, यानी कि मेरे द्वारा कुछ काम किया गया, मेरी कुछ एनर्जी वेस्ट हुई, वो एनर्जी कहाँ गई? इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में काम आई है। ठीक है, अगर मुझे इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो इसका मतलब सीधा सा है, मैं अपने द्वारा किया गया काम निकाल सकता हूँ। जो मैंने काम किया वो सिंपल क्या आ जाएगा? इसकी एनर्जी आ जाएगा, क्योंकि मेरा जो काम है वो मेरी एनर्जी वेस्ट है और उसकी एनर्जी बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहां से कैसे निकालेंगे? हम ये बात भी जानते हैं कि स्प्रिंग को जब खींच के लाएंगे तो स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। लगता है नहीं लगता? कोई भी चीज इलास्टिक होती है तो मैंने आपको बताया था उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स आता है। वो क्या काम करता है? अगर मैं इस मार्कर को तोड़ना चाह रहा हूं तो ये मार्कर टूट नहीं पा रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स है जो कि डीफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट काम करता है। कोई चीज इसको तोड़ना चाह रही है तो ये कोशिश करेगा कि जुड़ा रहे। कोई चीज स्प्रिंग को खींचना चाह रही है तो ये कोशिश करेगा कि उस चीज को दोबारा अपनी तरफ खींचे रखे। तो वो होता है रीस्टोरिंग फोर्स। तो हम जानते हैं रीस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन स्प्रिंग पे क्या होती है? F इजिकल टू माइनस के एक्स। ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। F इजिकल टू माइनस के एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है भाई, मुझे जो काम करना है वो किसके अगेंस्ट काम करना है? इस रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट ही काम करना है। स्प्रिंग इसको खींच के पकड़े हुए है, मैं इसको दूर ले जाना चाह रहा हूं, इसकी मीन पोजीशन से दूर ले जाना चाह रहा हूं। स्प्रिंग क्या कोशिश कर रहा है? इसको अपनी तरफ खींचने की। यानी कि मेरे को जो काम करना पड़ेगा वो किसके अगेंस्ट करना है? इस रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो वर्क डन की वैल्यू हम जानते हैं, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किस फोर्स के अगेंस्ट काम करने की बात हो रही है? स्प्रिंग के रीस्टोरिंग फोर्स के। यानी कि अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूं, इफ वी फर्दर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल थ्रू ए डिस्टेंस dx, सिंपली हम देखो क्या करते हैं, यहां से इसकी मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0 क्या दिखा रहा है? इसकी मीन पोजीशन से x इज इक्वल टू x, इसकी मैक्सिमम पोजीशन तक अगर मुझे खींच के ले जाना है तो मुझे ये नहीं पता कि रास्ते में कैसा फोर्स कितना लगना है, कितना काम मैं करता हुआ जा रहा हूं। तो जब पूरे रास्ते का नहीं पता होता है तो मैंने आपको बता रखा है उस रास्ते को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हुए चलो। कैसे हिस्से? किसी एक हिस्से को ऐसे को उठा लो जिसके बारे में हमें नॉलेज है, हमें पता है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, इस पार्टिकल को, इस लोड को हम खींच के यहाँ पे लेके जा रहे हैं मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। इस रास्ते के बारे में अभी हमें उतनी नॉलेज नहीं है, सिर्फ ये पता है x इज इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x तक जाना है। ठीक है, तो इस रास्ते में एक छोटा सा हिस्सा हमने उठा लिया कि भाई खींचते ले जा रहे हैं, तो हमने उठा लिया कि ये यहां से और यहां तक खींचा हमने। ठीक है, कितने डिस्टेंस दूर खींचा? dx डिस्टेंस दूर खींचा है हमने। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस है तो वर्क डन भी थोड़ा सा आएगा। तो हमने मान लिया कि dw वर्क डन हुआ कि कहां से कहां तक? इस बॉक्स को यहां से यहां तक खींचने में। किस फोर्स के अगेंस्ट खींच रहे हैं? स्प्रिंग के रिस्टोरिंग फोर्स। फोर्स कौन सा लेना पड़ेगा? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो छोटा सा वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा? फोर्स इनटू छोटी सी डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? यहां से यहां तक dx। ठीक है भाई, dw आ जाएगा F इंटू dx के इक्वल। ये माइनस साइन क्यों दिखा रखा है? अब वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स। अगेंस्ट बात आ रही है ना, यानी कि उसके खिलाफ काम कर रहा है, यानी कि डायरेक्शन कौन सी लेनी पड़ेगी? नेगेटिव। अगेंस्ट लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, तो डायरेक्शन नेगेटिव। नेगेटिव डायरेक्शन के लिए हम क्या दिखाते हैं? माइनस साइन। ठीक है, माइनस एफ इंटू डी एक्स। फोर्स की वैल्यू क्या है? माइनस के एक्स। यहाँ पे माइनस पहले ही है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या आ जाएगा? के एक्स इंटू डी एक्स। ये आई है छोटे से काम की वैल्यू, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू के एक्स इंटू डी एक्स। छोटे हिस्से से जब कंप्लीट हिस्से पे जाना है तो मैथमेटिक्स हमें एक बहुत ही सुंदर सा टूल प्रोवाइड करता है। कौन सा? इंटीग्रेशन। छोटे से हिस्से से जब पूरे पाथ का पता लगाना है तो कौन सा क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। किस लिमिट में इंटीग्रेट करेंगे? कहां से कहां तक? ये कैसे पता लगाते हैं? जब दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दिया, यहाँ पे डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन और यहाँ पे
के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन की लिमिट मैंने आपको बता रखी है। जहां पे ये डी के साथ जो चीज लगी हुई है ना वेरिएबल, उसकी लिमिट देखनी पड़ती है। डी के साथ क्या लगा हुआ है, एक्स, यानी कि हमें डिस्प्लेसमेंट देखनी है कि कहां से कहां तक करवा रहे हैं, यहां से यहां तक, यानी कि x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू x तक। तो लिमिट क्या रखेंगे, 0 से x। आई बात समझ में? यहाँ पे लिमिट क्यों नहीं रखी है, रखना चाहो तो 0 से w डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, dw का इंटीग्रेशन सीधा सीधा आ जाएगा w। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, k स्प्रिंग कांस्टेंट होता है तो हमने बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन ऑफ x विद dx, इंटीग्रेशन का आपको अभी भी याद हो तो कैसे करते हैं, वेरिएबल की पावर में 1 बढ़ा दो और उसी से ही डिवाइड कर दो। x की कितनी पावर है, यहाँ पे 1 है, तो 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2 और 2 से ही डिवाइड, यानी कि x स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट यूं कहीं रख दी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि x की जगह पहले x रखेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 और 0 रखेंगे तो 0, यानी कि ये आंसर क्या आ जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये क्या आया है, ये वर्क डन की वैल्यू आ गई असल में। ठीक है, कहां से कहां तक की वर्क डन की वैल्यू आ गई है, ये मीन पोजीशन से यहां तक खींच के ले जाने की। ये किस वर्क डन की वैल्यू आई थी, ये रास्ते में कोई एक हिस्सा लिया था हमने, लेकिन हमें हिस्से से मतलब नहीं है, हमें मतलब है पूरे रास्ते से। ठीक है भाई, पूरे रास्ते से मतलब है तो क्या मतलब होगा इसका, कि इस हिस्से को छोड़ के ऐसे सारे हिस्से को इकट्ठा करना पड़ेगा। इकट्ठा करना पड़ेगा मतलब जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां तक, 0 से x तक। बात आई समझ में? अब कहता है कि ये जो वर्क डन हमने किया है, ये हमारे द्वारा किया गया काम, हमारी जो एनर्जी लॉस हुई है, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में काम आई है। यानी कि ये जो वर्क डन है किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के। यानी कि मैं इसको किसके इक्वल लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यू से भी डिनोट करते हैं। बात आई समझ में? काइनेटिक एनर्जी भी आ गई और ये पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। अब टोटल एनर्जी की बात करते हैं। तो यहाँ से जब टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई थी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी आया है हाफ के एक्स स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये चीज माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा तो बच कितना आ जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर। ये आ गई तो आपके पास टोटल एनर्जी की वैल्यू। अब ये देखो के तो कांस्टेंट होता ही होता है, एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसकी भी एक वैल्यू होती है, यानी कि वो भी टाइम के साथ चेंज नहीं करती। यानी कि ओवरऑल जो एनर्जी की वैल्यू आई है उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो टाइम के साथ चेंज होती है। जैसे कि खुद टाइम एक तो, ठीक है, कहाँ पे है, एक ये खुद टाइम और एक डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम के साथ चेंज होते हैं। अब इन दोनों में से इसमें कोई भी चीज नहीं है, इसका मतलब है ये चीज कांस्टेंट है। लिखा भी हुआ है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। ना तो इसमें टाइम है ना डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब क्या है, वो चीज कांस्टेंट है। सिंपल सी चीज है। हैंस इन अब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शनल फोर्स, बाहर से जब फ्रिक्शनल फोर्स की बात हटा दें हम, ये केस जब स्प्रिंग को हम आगे लेके जा रहे थे या उल्टा जो स्प्रिंग आ रहा था, तो उस केस में एक बात ध्यान रखो कि वहां पे हम फ्रिक्शनल फोर्स को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, तो इन अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टोटल एनर्जी ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर इज कंजर्व्ड। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर इज कंजर्व्ड। कब, जब बाहर से जो लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसको ग्राफ में कैसे देखते हैं, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने जो अभी अभी इक्वेशन पढ़ी है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की, उनकी हम एक्सट्रीम पोजीशन पे और मीन पोजीशन पे वैल्यू देख लेंगे क्या क्या होती है, और उनको सम करके एक बार एक एनर्जी, टोटल एनर्जी की इक्वेशन निकाल लेते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले अगर मैं मीन पोजीशन की बात करूं तो वहां पे x की वैल्यू कितनी होती है मीन पोजीशन पे, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि खुद मीन पोजीशन पे बैठा है पार्टिकल। अगर 0 है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह 0 पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर वैल्यू आ गई। वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 0 तो टोटल आ गया 0। काइनेटिक एनर्जी कितना आया, हाफ के ए स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0। कहां की बात हो रही है, ये मीन पोजीशन की। अगर वहीं पे मैं एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूं जहां पे x की वैल्यू एक साइड में प्लस ए होती है दूसरी साइड में माइनस ए,
तो वहां पे एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह या तो माइनस ए रख लो या प्लस ए रख लो। अगर स्क्वायर होना है तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, प्लस ही आएगा, यानी कि हाफ के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 0। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो हाफ के एक्स स्क्वायर, फिर से x की जगह या तो प्लस है या तो माइनस है, दोनों कुछ भी रख लो तो आंसर क्या आना है, a ही आना है, यानी कि a स्क्वायर आना है। तो कितना आ जाएगा, हाफ के a स्क्वायर। अब यहां से ध्यान दो, मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी कितनी थी, हाफ के a स्क्वायर प्लस में 0, यानी कि हाफ के a स्क्वायर। एक्सट्रीम पोजीशन पे वैल्यू कितनी आई है, 0 प्लस हाफ के a स्क्वायर, यानी कि हाफ के a स्क्वायर। आप देख पा रहे होगे कि मीन पोजीशन पे और एक्सट्रीम पोजीशन पे दोनों की जो टोटल एनर्जी की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, हाफ के a स्क्वायर आ रही है। दोनों पे सेम है, यहां से भी पता लग रहा है कि जो एनर्जी होती है टोटल वो क्या होती है, कंजर्व्ड रहती है। इसको ग्राफ में कैसे पढ़ते हैं, ये ग्राफ हालांकि हमने पहले भी 1-2 बार किया हुआ है, फिर से देख लेते हैं। देखो ये एक्स एक्सिस जो होता है ये चीज क्या बता रहा है, ये बता रहा है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। वाई एक्सिस पे हमने रखा हुआ है एनर्जी को। हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट होती है मीन पोजीशन से, एक साइड में प्लस है एक साइड में माइनस है, तो एनर्जी, कौन सी एनर्जी मिनिमम जाती है, कौन सी एनर्जी मैक्सिमम जाती है, ठीक है। ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, मीन पोजीशन पे यानी कि x इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कुछ आ रही है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। पोटेंशियल एनर्जी कब आती है, जब चेंज इन पोजीशन होता है, बट पार्टिकल मीन पोजीशन पे रखा है, यानी कि ना उसको खींच रहे हैं ना उसको प्रेस कर रहे हैं, यानी कि मीन पोजीशन पे है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0। अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो ये देखो ग्राफ है, ये डॉटेड जो ग्राफ है ये पोटेंशियल एनर्जी को दिखा रहा है, और ये जो लाइन वाला ग्राफ है ये किसको दिखा रहा है, काइनेटिक एनर्जी को। मीन पोजीशन पे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देखो 0 पे आ गई है ना, वहीं पे ही काइनेटिक एनर्जी की मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी कि उसका ग्राफ यहाँ पे है। देखो काइनेटिक एनर्जी देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 0 होती है, तो यहाँ से यहाँ पे भी 0 और ये यहाँ पे भी 0। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसे जाएगा, एक्सट्रीम पे 0, बढ़ती है एनर्जी, मीन पोजीशन पे सबसे मैक्सिमम जाती है और फिर डिक्रीज होती आ जाती है, फिर से दूसरी मीन पोजीशन पे 0। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, क्योंकि हमने उसको मैक्सिमम खींच रखा है या मैक्सिमम कंप्रेस कर रखा है, हमने मैक्सिमम वर्क डन कर रखा है, और हमारा वर्क डन इसके होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है भाई, क्या चीजें रिलेट कर पा रहे हो यहाँ से। एक बात और भी आप कॉमन सेंस की लगा सकते हो, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है वहां पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है पार्टिकल की, 0। जैसे पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, यहां से गया रुका, इसने डायरेक्शन चेंज की, यहां से गया रुका, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल रुक रहा है, वेलोसिटी 0 है। अगर वेलोसिटी 0 है तो हाफ mv² भी 0 होगा, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी का काम है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 होती है, मीडियम पोजीशन यानी कि मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। तो ये ग्राफ बनता है ऐसा। क्या चीज समझ में आई है, रिलेट कर पा रहे हो। तो ये सब है, ये किस चीज को एग्जांपल है, एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM। ये जो पिछले 2-3 लेक्चर में आपने टॉपिक्स पढ़े हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से नोट्स बनाओ और रिवाइज कर करके इनको एक बार पढ़ने की या समझने की कोशिश करो। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मेरे से फोन करके एक बार पूछ लिया करो। कुछ बच्चे मैसेज करके पूछते हैं, बट अब मैसेज कई बार सीन नहीं हो पाते हैं, तो आप ऐसा किया करो, कोई भी डाउट आता है एट द स्पॉट आप कॉल करके पूछ लिया करो। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।